बच्चों, जीवन ज्योति क्लास में आज अधिगम का दूसरा अध्याय हम पढ़ाने जा रहे हैं। और कल मैंने आपको बताते समय अधिगम के बारे में बताया था। एक बार मैं वर्जन कर दे रहा हूँ शॉर्टकट 2 मिनट के लिए, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, फिर आगे चला जाएगा। मैंने बताया था अधिगम के 2 अर्थ होते हैं। एक इसका अर्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि जिसको हम लोग जानते हैं सीखना या सिखाना होता है। क्या होता है? सीखना या सिखाना होता है। अब जो सीखना और सिखाना होता है या जानना होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा एक व्यापक अर्थ मैंने बता रखा था। ये इसका एक अर्थ था और एक मैंने आपको व्यापक अर्थ बताया था। व्यापक अर्थ उसको कहते थे जैसे कि अधिगम के बारे में, जब किसी के व्यवहार में परिवर्तन हो, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। किसी भी बालक के जीवन में उसके व्यवहार में आपने परिवर्तन किया, किसी में भी किया, या किसी बच्चे में परिवर्तन आया, आप में आया, कोई चीज आपने सीख ली, व्यवहार बदल गया, इसी को व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि पहली बार 2 शब्द बताए थे। एक मैंने बताया था कि जो व्यवहार शब्द था, जो व्यवहार शब्द था, इसको पहली बार अगर किसी ने लाया था, वो नाम था मैकडूगल साहब का। क्या नाम था? बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। मैकडूगल साहब ने इस शब्द को पहली बार बता रखा था। हालांकि ये 1905 में इन्होंने बताया था अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। कौन सी पुस्तक थी? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक को मैंने आपको बता रखा था, इस पुस्तक में भी इन्होंने ऐसा किया था। फिर उसके बाद ये शब्द को पहली बार लाया, लेकिन अगर इसका जन्मदाता माना जाता है कि व्यवहार शब्द का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था वो कौन था? वो आपका जो जब भी हम लोग पढ़ते कोई चीज है तो वाटसन नाम एक आता है, उस वाटसन को हम लोग जानते हैं जिसने इसको शब्द को कहा था, मतलब इसके जनक के रूप में होते हैं। तो ये आपकी एक थिंकिंग हो गई जिसको बताया गया व्यवहार क्या है। फिर मैंने कल एक चीज और आपको बता रखी थी। एक चीज बता रखी थी कि व्यवहार जो शब्द है या व्यवहार की उत्पत्ति के बारे में जो बताया था, उसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। एक अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। ये अस्थाई के बारे में मैंने 3 चीजें आपको बहुत ज्यादा बता रखा था। 3 चीजों में क्या आपको पढ़ना था? एक आपको मैंने बताया था अभ्यास, देखिए। दूसरा बताया था अनुभव, एक बता रखा था, और एक बताया था प्रशिक्षण। कोई भी बालक यदि कोई भी व्यवहार में उसके परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन अस्थायी तब होता है जब वो चीज को वो अभ्यास के द्वारा सीखा हो, अनुभव के द्वारा सीखा हो, और किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा सीखा हो। वहीं पर अगर अस्थायी की बात की जाती है तो मैंने बताया किसी व्यक्ति को, किसी बालक को अगर बीमारी होती है, किसी बालक को यदि मादक द्रव्य से वो पीड़ित कोई व्यक्ति होता है, मादक द्रव्य का ग्रहण किया रहता है, मूल संवेग होते हैं, प्रवृत्ति उसके पास हो, उसकी मूल प्रवृत्ति से संबंधित उसका मामला हो, ठीक है, तो यार कोई रोग पड़ा हुआ हो, ये अस्थायी है। उसके शरीर हाव भाव, उसके सीखने में परिवर्तन होगा। इसलिए आप सबसे ज्यादा तैयार किसको करेंगे? इस वाले को। तो अस्थायी में 3 चीजें जानिएगा। बालक में व्यवहार में परिवर्तन जब होता है तो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण से जो हो रहा है वो अस्थायी रहता है, वो टिका रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। अब आगे हम लोग इसी के बाद देखते हैं। अधिगम तो हमने इतना पढ़ ही लिया। अब अधिगम के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि अधिगम के प्रकार क्या होते हैं। अधिगम के प्रकार या व्यवहार परिवर्तन के प्रकार भी कह लेते हैं, ठीक है। कभी कभी हम लोग पढ़ते समय जब अधिगम शब्द आता है तो डर जाते, डरिएगा मत। अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन जब आए, अर्थात व्यवहार में परिवर्तन के प्रकार भी तो होंगे कुछ। इनके 3 प्रकार बताए गए। एज ए टाइप ऑफ लर्निंग, लर्निंग के 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला हम लोग जो करते हैं उसे कहते हैं गामक अधिगम होता है। क्या कहते हैं? गामक अधिगम होता है। पहला पार्ट जो है गामक अधिगम होता है। दूसरा पार्ट जो होता है इसे प्रतिबोधात्मक अधिगम कहते हैं। प्रतिबोधात्मक अधिगम कहते हैं, दूसरे पार्ट को हम लोग जानते हैं। और जो तीसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं संकल्पनात्मक अधिगम। होते तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य होते हैं संकल्पनात्मक अधिगम, इनको हम
इसमें बांटते हैं। तो हो गया गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। कठिन शब्द दिख रहे हैं, ये आपकी कक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। बच्चे सोचते हैं कि ये कहां से आ गया, मैंने इसके बारे में कुछ नहीं समझा। तो आप पहले तो जान लीजिए कि इसके 3 प्रकार होते हैं, गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। अब इसमें हम आपको एक एक के बारे में बता रहे हैं, एक एक के बारे में क्या है उसके बारे में आप उस डेफिनेशन को भी जान लीजिएगा, उसके तथ्य को भी समझ लीजिएगा। गामक अधिगम, गामक अधिगम के बारे में यह कहा गया है कि जब कोई बच्चा पहली बार जब सीखता है तो वो अपने शरीर के माध्यम से सीखता है, अपने शरीर के माध्यम से सीखता है। जब कोई बच्चा कुछ सीखता है तो अपने शरीर के माध्यम से सीखता है, ये पहली चीज हो गई। जब बालक कुछ भी सीख रहा है तो अपने शरीर के माध्यम से सीख रहा है। आप कहेंगे सर जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि वो कोई भी वस्तु उठाता है तो पहले हाथ मुंह में डालता है या कोई वस्तु पहले मुंह में ले लेगा। वो कोई भी चीज सीख रहा है, उसके शरीर को दर्द हो रहा है, चुभन हो रही है, उससे उसको लग रहा है कि दोबारा इस जगह नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों को सीखना शुरू कर देता है। जब वो इन सारी चीजों को सीखना शुरू कर देता है अपने शरीर के माध्यम से, तो कहते हैं कि इस बालक के भीतर इसका विकार हो रहा है, शरीर के आधार पर इसका विकास हो रहा है। तो पहली कोटेशन होगी, बालक जब कोई भी बालक सीखता है, अपने जीवन में पहली बार सीखता है तो क्या करता है, वो अपने शरीर के माध्यम से सीखना शुरू करता है। अब जब अपने शरीर के माध्यम से सीखेगा तो आपको पता है बालक इस अवस्था में अनुकरण विधि का प्रयोग करता है। किस विधि का प्रयोग करता है? अनुकरण विधि का प्रयोग करता है। दूसरा पार्ट हो गया इसके, प्रयोग करता है। अब कहते हैं सर जी ऐसा क्यों? शरीर से जो बालक शरीर के माध्यम से सीख रहा है। अब आप समझ रहे होंगे, बता दे रहे हैं आपको पूरी कहानी किसके बारे में। बालक को कोई चीज दर्द हुई, अब वो सीख गया कि इस चीज से हमको दर्द हो रही है, सीखा ना पहली बार। बालक को अगर मान लीजिए उत्सर्जन या क्या कहते हैं उसको बाथरूम करना है, तो बाथरूम भी तो कर रहा है, तो वो उसको महसूस हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ कहेगा। उसके शरीर में कुछ ऐसे समस्याएं उसको दिखेंगी, तो वो उसको करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए परेशान होगा। कोई भी वस्तु उठा के मुंह में डाल रहा है, कुछ अच्छी लगी तो चूस लिया, खा लिया, नहीं लगी तो फिर वो समझ गया तीखा मिर्चा लगा तो दोबारा उस मिर्ची को देखकर वो नहीं छूने जाएगा। ये सारी चीजें हो गई इसमें। दूसरा हो गया अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। आपने पता किया होगा अनुकरण विधि जो होती है, इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं रट, किसी की बातों को दोहराना। अनुकरण का मतलब क्या होता है? किसी की बातों को दोहराना या किसी की नकल उतारना। तो छोटे बच्चे इस अवस्था में जरूर नकल उतारते हैं। किस अवस्था में? जब वो शैशवा अवस्था में होते हैं। किसमें होते हैं? शैशवा अवस्था में होते हैं। बालक जब शैशवा अवस्था में होता है, एक चीज जो लोग बच्चे नहीं जानते, सर जी ये शैशवा है, बाल्या है, क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहां हम बता दे रहे हैं आपको है कि बाल विकास को मुख्यतः 4 भागों में लोग बांटते हैं, लेकिन 3 माना जाता है। बालकों के विकास को 3 भागों में हम मुख्य मानते हैं। एक तो खैर अगर देखा जाए, अगर 4 की बात की जाए तो एक गर्भावस्था होती है। क्या होती है? गर्भावस्था पहली जो होती है। दूसरी जो अवस्था होती है उसको हम लोग कहते हैं शैशवा अवस्था, शैशवा अवस्था होती है। तीसरी जो होती है उसे हम लोग कहते हैं बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है। और जो चौथी होती है उसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। ये हो गई इनकी 4 अवस्थाएं। ये हो गया किसका? बाल विकास। किसी बालक का जब विकास होता है ना, तो उस बालक का विकास इन्हीं क्रम में होता है। और आपने एक चीज महसूस किया होगा कि जो गर्भावस्था होती है, मां के गर्भ में जो शिशु 9 महीने अपनी मां के गर्भ में रहता है, उसको गर्भावस्था कहते हैं। इन बच्चों को तो आप पढ़ाएंगे नहीं। आपने एक चीज सुना होगा, जो महिलाएं होती हैं उसमें अंडाणु पाया जाता है, जो पुरुष होते हैं उसमें शुक्राणु पाया जाता है। जब इनमें रिप्रोडक्शन होता है तो मां के शरीर में, उस गर्भावस्था में, गर्भ में डिंब बनना शुरू होता है। एक प्रश्न और जानते रहिएगा, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में, कि मां के गर्भ में शिशु का पहले कौन सा अंग बनना शुरू होता है? तो कौन सा अंग बनना शुरू होता है? उसका सिर।
पहली बार पहला क्वेश्चन उसका सिर, जब बालक माँ के गर्भ से बाहर आता है ना, तो पहले उसके शरीर का कोई अंग हिलता है तो वो उसका सिर ही हिलता है। ये भी किसी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल ये गर्भावस्था की बात तो छोड़ते हैं, हमको 3 अवस्थाओं तक के बालकों को पढ़ाना है। ये पता है जो 0 से 6 वर्ष के बालक होते हैं उनको शैशवावस्था में कहा गया। जिन बच्चों की उम्र 6 से 12 वर्ष होती है उनको बाल्यावस्था में कहा जाता है, और किशोरावस्था में जिनकी उम्र 12 से 18 होती है उनको हम लोग किशोरावस्था में रखते हैं। अब तीनों अवस्थाओं में रखते हैं तो हमको इसी आधार पे पढ़ाने बच्चों को। और जब इसी आधार पे पढ़ाने तो बाल विकास में ये 4 अवस्थाएं हमको उनके सामने दिख रही है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इसको बता दिया है, और खैर इस चीज को हम यहाँ से हटा देते हैं। आप इसको समझ जाइएगा कि क्या होते हैं शैशवावस्था। तो अब तो सबको समझ में आ गया कि शैशवावस्था क्या होता है। ये 0 से 6 वर्ष के जो बालक होते हैं ना उनकी अवस्था होती है, और यही 0 से 6 वर्ष के बालक जो होते हैं ना वो अनुकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अनुकरण का मतलब नकल विधि का प्रयोग करते हैं। नकल का मतलब उनके माँ बाप जो काम करते हैं वो उनकी नकल उतारना जानते हैं। क्या किसी बच्ची को उसकी माँ बैठा के सिखाती है खाना बनाना? नहीं सिखाती। वो बच्ची आसपास बैठ करके देख करके सुन करके जो भी कुछ काम करना शुरू कर देती है। कुछ बातें इसे बतानी होती है कि नमक कितने लोगों के लिए कितना डालना पड़ेगा, कितना क्या है, बाकी तो वो सब कुछ जानती है। वैसे ही लड़के भी अपने पिता के साथ जब खेत वेत में जाते हैं या किसी शॉप की दुकान पर काम करते हैं तो वो जानते नहीं है, देख देख करके पिताजी से नकल करनी, कैसे क्या करना, कैसे पैसे को गिनना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो बहुत जल्दी एक्सपर्ट होते हैं। शैशवावस्था के बालकों के बारे में यही बताया जाता है कि ये बालक बहुत तेजी के साथ इस गतिविधि को ध्यान देते हैं, तो इस चीज को ध्यान देना चाहिए। तो शैशवावस्था जो 0 से 6 साल की अवस्था होती है ना, इस अवस्था में बालक के जीवन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था भी मानी जाती है। एक क्वेश्चन कहा गया है कि शैशवावस्था के जो बालक होते हैं ना उनके जीवन का ये आधार काल होता है। बालक भविष्य में क्या बनेगा ये शैशवावस्था में तय हो जाता है, ये आप जान लीजिएगा। जब बालक भविष्य में क्या बनेगा ये शैशवावस्था में मालूम होता है। माँ बाप को चाहिए जो बच्चे 6 साल तक उनके साथ रह रहे हैं तो वो 6 साल तक उनके साथ जब वो बालक रहते हैं तो उनकी सारी एक्टिविटी की नकल करें। हम बच्चों को रोज कहें कि बेटा पैर छुओ, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा। अब आप जानते हैं नकल वो करेगा। निश्चित तौर पे बालक 6 साल तक माता पिता को एक चीज जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अक्सर हमने देखा है, बड़ा हंसी भी आती है, आप लोग जानते होंगे कि जब कोई रिश्तेदार घर पे आता है तो बहुत से बच्चे घर के बाहर आके खड़े हो जाते हैं। पापा जी कहते हैं बेटा मामा आए पैर छू लो, खाला आई है पैर छू लो, या जाके अस्सलाम वालेकुम कर दो या कुछ कह दो। वो मुस्कुरा के चल देता है। कहते बाबू तो अजीब है, इसको रोज समझाता हूँ समझता ही नहीं है। वो आपके कहने से नहीं समझेगा, यही तो बड़ी सोच है। जितना आप कहेंगे ये करो वो नहीं करने वाला है, उस अवस्था में तो नहीं हो सकता। जैसा आप कर रहे हो वैसा माँ बाप या रिश्तेदार या कोई आ रहा है, आप जब देखते हो कोई नहीं है पैर छूना होता है, शॉर्टकट छू ले रहे हो। जब आप शॉर्टकट छू ले रहे हो तो बच्चा नहीं देख रहा है, उसको भी लग रहा है शर्मिंदगी आएगी। कोई अगर परिवार में आ रहा है, आप पूरी तरह से पैर छू रहे हो या अभिवादन कर रहे हो या अस्सलाम वालेकुम कर रहे हो, बिठा रहे हो, तो जब बिठा रहे हो अपने पास सब कुछ है, सम्मान दे रहे हो, वो बच्चा नकल कर रहा है, वही वो उसके जीवन में शामिल होगा। ये थोड़ा ही कुछ और ही शामिल होगा, हम सिखा रहे हैं वही सीखेगा। कभी कभी कुछ माँ बाप बचपन में ही बच्चों को कुछ कह देते हैं। किसी को कहते हैं कार्य प्रणवा ढकनवा सुन, तो लड़का भी कभी कभी कह देता है, तो लोग कहते हैं मोर बाऊ आज इसे बोलल है। अरे बाऊ बोलल है तो यही आपकी सबसे बड़ी कमी है। उसको आपको उस बच्चे के सामने नकारात्मक चीजें नहीं शामिल करनी है। यही कहा जाता है शैशवावस्था में 6 साल तक जो बालक होता है उससे हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिस बालक के 6 साल के कल्चर सबसे बेटर रहे हैं ना, वो बालक भविष्य में सबसे कामयाब इंसान बनेगा, ये आप जानते रहिएगा। तो शैशवावस्था 0 से 6 साल की विधि बात है। तो शरीर के माध्यम से बालक सीखता है, ये भी जानते रहिएगा। ये अवस्था गामक अधिगम के नाम से फेमस है, मानी जाती है। इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, एग्जाम में कई बार आता रहता है। ये प्रक्रिया छोटे छोटे बच्चों के लिए की जाती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए की जाती है। तो आप जानते रहिएगा इन 3-4 कोटेशनों
जब भी शैशवावस्था की बात आएगी तो गामक, गामक का मतलब होता है गमन, गमन का मतलब शरीर, और शरीर से माध्यम जो सीख रहा है बालक वो शैशवावस्था में सीख रहा है, और इस अवस्था के बालक अनुकरण करते हैं। ये एक्टिविटी आप जानते रहिएगा, ठीक है। ये बालक शरीर से सीखते हैं, जानते रहिएगा। ये छोटे बच्चों के लिए कारगर है, ये भी जानते रहिएगा। ये शैशवावस्था यानी 6 साल तक के बालकों के ऊपर निर्भर करते हैं। हो गया पहला आपका कौन सा, ये काम। आगे देखिए, गामक अधिगम के बाद दूसरा अधिगम मैंने आपको बता रखा था इसके बारे में कि दूसरा अधिगम क्या होता है, उसको जान लीजिए। जो दूसरा अधिगम होता है इसके भीतर, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिबोधात्मक, प्रतिबोधात्मक अधिगम। नाम कठिन है ना, मैं जानता हूं कि आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप जो चीजें आज पढ़ लेंगे सीटेट 99% आप क्वालिफाइड करोगे। ऐसे ही प्रश्न आते हैं सीटेट में, नॉर्मल पूछता तो आप बता देते, कठिन शब्द होगा शब्दावली तो आप कंफ्यूज हो, जो नहीं एकदम पढ़ा वो तो एकदम नहीं समझ पाएगा। इसलिए आप लोग केवल कठिन शब्दों को ध्यान देते रहिए। तो सीखने के दूसरा कारण बताया गया तरीके हैं प्रतिबोधात्मक तरीके। प्रतिबोधात्मक में एक शब्द आता है संप्रत्यय का, नाम तो कभी सुने होंगे, संप्रत्यय। संप्रत्यय का मतलब होता है प्रतिबिंब के द्वारा सीखना, प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा सीखना। इंपॉर्टेंट चीज है। बालक प्रतिबिंब के द्वारा कब सीखता है, जब वो बाल्यावस्था में होता है, अर्थात जब वो उसकी अवस्था जो होती है वो 6 से लेकर 12 वर्ष की होती है, तो फिर वो बालक बाल्यावस्था के माध्यम से सीखता है, बाल्यावस्था में सीखता है। अब बाल्यावस्था में कोई बालक कक्षा में जब जाता है तो उसके मस्तिष्क में एक ब्रेन में एक बिंब बनता है, चित्र बनता है कि नहीं। आप जब घर पढ़ते हो कभी कभी कि नई क्लास में आया हूं, नया कंपटीशन में फॉर्म डाला हूं, चलो पढ़ता हूं आज मन से, 20-25 मिनट पढ़ते हो तो थक नहीं जाते हो, ये कभी नहीं है। थक तब जाते आप हो पढ़ते 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 कि जब आपके मन में बन रहे प्रतिबिंब कोई और प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे आपने क्लासरूम में आए, घर आए, उस चैप्टर को आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उसी समय आपके दिमाग में कोई बाहरी बात का भी ज्ञान आ गया कि कल चलेंगे, वो काम करेंगे, पढ़ो चलेंगे, चौका मारेंगे, छक्का वहां मारेंगे, ये काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे जब ये सारी बात आएंगी तो 2 बातें आपके मन में, मस्तिष्क में प्रतिबिंब की तरह काम कर रही हैं। जब 2 बातें प्रतिबिंब की तरह बात काम करेंगी तो आप उस वक्त पढ़ाई अपनी छोड़ देंगे, कंफ्यूजन में हो जाएंगे, कहेंगे मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं अब सोने जाता हूँ, या मैं अब थक गया, नहीं, क्योंकि आपके मस्तिष्क में 2 बातें टच कर रही हैं। जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके मन में जब प्रतिबिंब बनता है कोई चीज का ना, तब वो एक्टिव होता है पढ़ने में। जब प्रतिबिंब नहीं होता तो वो एक्टिव किस में होगा। इसलिए बच्चे जब क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं तो वो बैठ करके, जो टीचर बताते हैं वो बैठ करके टीचर की बातों को अपने मस्तिष्क में एक फिगर तैयार करते हैं। जैसे मैंने कहा एक जंगल था, जंगल में 3 राजा थे और 3 शेर थे और एक लंगूर था, तो आपके मन में एक विडंबना, एक चित्र तैयार होता है। जंगल भी आपके सामने आएगा, आपके सामने वृक्ष भी आएंगे, बंदर को आप वृक्ष में बिठाओगे, ये बिंब बनता है। तो ये बिंब बालक में शैशवावस्था में नहीं बनता, गामक अवस्था में नहीं बनता, किसमें बनता है, बाल्यावस्था में बनता है। जब बालक 6 से 12 साल का होता है तब बनता है, और वो भी उसी को हम लोग संप्रत्यय कहते हैं, अर्थात प्रतिबिंब के द्वारा बालक सीखता है। ये बाल्यावस्था में, ये 6 से 12 साल की अवस्था में सीखता है। और इस अवस्था में सीखते समय इससे गलतियां भी होती है, ये बालक प्रयास भी करता है और इससे क्या होता है, भूल भी होती है। यानी कि इस अवस्था में बालक क्या कर रहा है, प्रयास भी करता है और इससे क्या होती है, भूल भी करता है। प्रयास को प्रयत्न भी कहा गया है, इसको बल्कि प्रयत्न ही कर लीजिए, प्रयास को प्रयत्न, ये अक्सर बड़ा फेमस सिद्धांत है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। बाल्यावस्था में बालक इस सिद्धांत को ग्रहण करता है कि
कैसे वो प्रयत्न और भूल, फिगर बना रहा है मस्तिष्क में, सही है, प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जो फिगर बनाया वो भूल गया कि वो जो बनाना था वो नहीं बनाया, कुछ और बना दिया। जब कुछ और बना दिया, कल वो जानता है तो भूल कर गया, फिर वो भूल किया था, फिर प्रयत्न किया, सही भी कर लिया। इसी को हम लोग कहते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कहते हैं। तो जब भी पूछेंगे अधिगम के दूसरे प्रकार, अधिगम के पहले प्रकार पे गामक अधिगम था, और गामक अधिगम में बालक सहसावस्था में सीखता है, शरीर के माध्यम से सीखता है, लेकिन वहीं पर प्रतिबोधात्मक दूसरी अवस्था होती है। प्रतिबोधात्मक का तात्पर्य संप्रत्यय होता है, और संप्रत्यय का तात्पर्य होता है प्रतिबिंब के द्वारा सीखना, किसी बालक के मस्तिष्क में चित्र तैयार होना। और ये किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में होती है। और ये बालक जो सीखता है, एक बार प्रयत्न करता है, फिर एक बार भूलता है, फिर भूलता है, फिर प्रयत्न करता है, ये चीजें हो गई। तो इसी को कहते हैं प्रतिबोधात्मक तरीके से बालक सीखता है। एक शरीर के माध्यम से सीखा, दूसरा अपने फिगर के माध्यम से सीखा। फिर आगे देखिए, इसमें तीसरा जो इसमें प्रकार बताए गए हैं वो क्या होते हैं, इनको जान लेते हैं। तीसरे प्रकार में हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। संकल्पनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम ये हो गया इसका तीसरा प्रकार। तीनों प्रकार बता दिए। पहले में बालक गामक शरीर के द्वारा सीख रहा है, दूसरे में बालक अपने प्रतिबिंब के द्वारा सीख रहा है प्रतिबोधात्मक, तीसरे में बालक संकल्पनात्मक अधिगम। बालक संकल्पनाओं द्वारा सीखता है, बालक संकल्पनाओं द्वारा सीखता है। ये संकल्पना क्या होती है भाई, एक बड़ी बात है। बालक के मन मस्तिष्क में एक जो है विषय वस्तु जो बनती है, क्या बनती है? विषय वस्तु जो बन रही है, वो जो विषय वस्तु होती है, ठीक है, विषय वस्तु को कल्पनाओं के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से, विषय वस्तु को कल्पनाओं के माध्यम से बालक ग्रहण करता है। यानी अब बालक किसका प्रयोग कर रहा है? अब बालक सूझ का प्रयोग कर रहा है। किसका? सूझ का प्रयोग कर रहा है, समझदारी का प्रयोग कर रहा है। अब तक हमने देखा वो सारी अवस्थाओं में, और ये अवस्थाएं कब आती हैं? ये किशोरा अवस्था में आती है। जब बालक की उम्र जो होती है वो कितनी हो जाती है? 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष हो जाती है। तो उस समय बालक जो सीखता है अपने सूझ अंतर्दृष्टि द्वारा सीखता है, सूझ समझदारी के द्वारा सीखता है। और जो सीखता है वो क्या होता है? पहले संकल्पनाओं द्वारा, मतलब क्या है कि किसी विषय वस्तु की कल्पनाओं के माध्यम को ग्रहण कर कोई विषय वस्तु अपने मन में बना लेता है। इसको अमूर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अमूर्त। एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। मूर्त जो कोई मूर्ति की चीज देखा, अपनी आंखों से कोई भी चीज देखा तो उसके बारे में सोचा, वो मूर्त हो गया। और कोई चीज को हमने देखा नहीं, सोचा, सोच करके संकल्पनाओं के माध्यम से सोचा, सोच करके उसके माध्यम से हमने सीखा, वो क्या हो जाती है? संकल्पनात्मक अधिगम होता है। तो ये आपके 3 हो गए। मुझको लग रहा है तीनों एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है। अधिगम के प्रकार में 3 आ गए, तो 3 आप बिना कहे याद कर सकते हैं। और अगर आप तैयार भी करेंगे इसके माध्यम से तो भी मुझे लग रहा है सबसे आसान भाषा में आप सीख लेंगे। तो अधिगम के प्रकार कितने हो गए भाई? 3 हो गए। गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और एक संकल्पनात्मक अधिगम। गामक अधिगम 0 से 6 साल के सहसावस्था के बालकों के साथ होते हैं, जो अनुकरण द्वारा सीखता है। फिर दूसरा होता है प्रतिबोधात्मक अधिगम, वो 6 से 12 साल में होते हैं, और वो किसके माध्यम से सीखता है? प्रयत्न और भूल के माध्यम से सीखता है। और तीसरा अधिगम हो गया जिसे कहते हैं संकल्पनात्मक अधिगम, जो 12 से 18 वर्ष में होते हैं, और वो किसके माध्यम से सीख लेते हैं? वो सूझ के द्वारा सीखते हैं। कोई विषय वस्तु को थाट बनाकर अपने जीवन में तब सीखते हैं, उसको कहते हैं। अब आगे इसमें कुछ तथ्य बनते हैं। जैसे पूछेगा कि अधिगम के पक्ष, अक्सर आता है अधिगम के पक्ष, अधिगम के पक्ष कितने होते हैं?
नहीं कहते भैया आपके कितने पक्ष हैं, हम आपकी हैसियत क्या है, तो हमारे पास ये हैसियत है, ये हमारा पक्ष है। वैसे ही अधिगम के भी कुछ पक्ष हैं। एक पक्ष कहा जाता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष हो गया और भावात्मक पक्ष हो गया और क्रियात्मक पक्ष हो गया। फर्क देख लीजिए। पक्ष, संज्ञान मतलब ज्ञान के द्वारा कुछ लोग सीखते हैं, ज्ञान के द्वारा जो सीखना होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक। आपने ज्ञान के माध्यम से सीखा, आपने अधिगम, जो आपके पास ज्ञान था पहले से कि ब्रेक गाड़ी का कैसे लगेगा, क्लच कहाँ है, इंडिकेटर कहाँ है, हैंडल कैसे घूमेगा, ये संज्ञान, ये ज्ञान था आपको, तब आपने आसानी से उसको सीख लिया। तो पहला पक्ष है अधिगम के सीखने में महत्वपूर्ण पक्ष है संज्ञान का, यानी ज्ञान का। अगर बालक के पास ज्ञान है तो वो सीखेगा आसानी के साथ। दूसरा होता है भावात्मक पक्ष, जब बालक भाव के माध्यम से सीखता है, भाव के माध्यम से सीखता है, ये क्या होता है? भाव के माध्यम से सीखना। भाव जिसे हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से हर एक व्यक्ति के अंदर, जब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके अंदर पढ़ने का भाव है नहीं, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो कितनों हम बकबकाएं, कोई मतलब नहीं है। भाव के माध्यम से सीखना, जैसे मान लीजिए एक थॉर्नडाइक साहब मिलेंगे आपको, वो 3 प्रकार के मुख्य सिद्धांत में देंगे, जिसमें अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। अभ्यास, प्रभाव, तत्परता। तत्पर रहना, एक घोड़े को नदी के पास खींच के लेके जाना 4 लोगों द्वारा, फिर भी वो घोड़ा पानी नहीं पिएगा जब वो तत्पर नहीं रहेगा। वैसे ही जब हम आपको जबरदस्ती सारी चीजें बताएं, सब कुछ पढ़ाएं, अब आप खाली हूं करें, पढ़वे न करें, दिमाग में आपका भाव नहीं पढ़ने का है, तो कोई फायदा नहीं। अगर भाव आपका उसके प्रति है कि मैं पढ़ूंगा, मुझे नौकरी लेनी है, तो निश्चित तौर पे उसी को भावात्मक पक्ष कहते हैं। इसके माध्यम से भी बालक सीखते हैं। तीसरा होता है क्रियात्मक, बिना क्रिया किए, यानी कि क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया का मतलब करके सीखना, मतलब करके सीखना, क्रिया द्वारा सीखना या करके सीखना। 1 मिनट, करके सीखना, ठीक है, क्रिया द्वारा सीखना, ये आपका हो गया क्या? तो 3 पक्ष हो गए भाई। क्रिया करके सीखना, रोज कुछ ना कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और बेरोज प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हो। प्रतिदिन जब करोगे ही नहीं काम, तो कामयाब कैसे होगे? अपनी भाषा में इसी को कर्म भी कह सकते हो अपने हिसाब से। तो 3 तरीके होते हैं, अधिगम के पक्ष 3 होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। कक्षा कक्ष में सीटेट के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए, कोई बालक सीख रहा है, सीखने में संज्ञानात्मक पक्ष से सीख रहा है तो भी विकल्प सही, भावात्मक पक्ष से तो भी विकल्प सही, क्रियात्मक पक्ष से सीखता है तो भी उसका विकल्प सही होता है। ये तीनों चीजें आपके अधिगम के लिए सबसे बड़ी उत्तम होती है। बालक क्रिया द्वारा सीखेगा, करके मतलब बालक भाव के द्वारा, यानी भावात्मक में बालक संज्ञान के माध्यम से संज्ञान को लेकर सीखेगा। तो इन 3 चीजों को मिलाकर हम लोग अधिगम के पक्ष के रूप में जानते हैं। अब आगे क्या होता है? आगे फिर हम देखते हैं, ये पक्ष हो गए। अब देगा अगला अधिगम की विधि। अधिगम की विधि, सीखने की विधि, किन किन विधियों का वो प्रयोग करते हैं। मुख्यतः है तो बहुत सी विधियां, लेकिन कुछ विधियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ विधियों के बारे में हम लोग जान सकते हैं कि एक होती है सूझ विधि, एक होती है भूल विधि, एक होती है अनुकरण विधि, और एक होती है
अभ्यास विधि। 4 हो गए भी, 4 मुख्य हम जान जाते हैं। बालक सूझ के द्वारा सीखता है, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले, सूझ के द्वारा, जो संकल्पनात्मक है। बालक कोई विषय वस्तु के माध्यम से सीखता है, यानी किशोरावस्था में बालक इसका प्रयोग करता है, मैंने बताया। और बालक सूझ के द्वारा सीख रहा है, यानी कोई विषय वस्तु को सामने रख करके सीख रहा है। इसको कहते हैं सूझ विधि द्वारा सीखना। अधिगम का एक पार्ट होता है किसी को विषय वस्तु को रख कर सीखना। जैसे वैकेंसी नहीं आई, आपने वैकेंसी को ध्यान में रखा स्टिमुलस उद्दीपक के रूप में, और आपने सीखना शुरू कर दिया। आपने ध्यान में रखा लेकिन वैकेंसी आई नहीं, और आप क्या कर रहे हो, सीखना शुरू करने जा रहे हो, तो ये सूझ है आपके पास सोच है कि वैकेंसी है नहीं। अब छुट्टी हो गई हाई स्कूल इंटर की, कुछ बच्चे नहीं पढ़ने आएंगे। जब वो नहीं पढ़ने आएंगे, जुलाई में इकट्ठे एंट्री मारेंगे। लेकिन जो अभी से चिंता है वो आएंगे, जो अभी से आएंगे तो कंफर्म है, ये मान के चलिए कि उनके पास सूझ अच्छी है, उनके अंदर किशोरावस्था की भावनाएं विद्यमान हो गई है, उनको चिंता बन चुकी है, उनको विषय वस्तु की चिंता है, तो ये सूझ हो गया। भूल के माध्यम से, मैंने बताया ना, प्रयत्न और भूल, अभी बताया कुछ देर पहले, ये बाल्यावस्था के बच्चों के साथ होता है जो 6 से 12 साल के होते हैं। प्रयत्न और भूल, एक बार बेचारा सही करेगा, फिर एक बार घबरा जाए, फिर एक बार सही करेगा, फिर एक बार घबरा जाएगा। जो सही और गलत कर रहा है वही तो उसका भूल हो गया। आप पढ़ोगे आगे, चूहों को एक जाल में, एक वो कहते हैं स्किनर बॉक्स में, या थॉर्नडाइक ने अपने बॉक्स में बंद कर दिया, और स्किनर और तमाम लोग आए, लोगों ने बंद किया, प्रयोग किया, ट्रेनिंग ली उस पर। उस चूहे ने गलत की पर एक बार गलत करते हुए काम या सही करते कूदते हुए पैर पड़ गया, फिर धीरे 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 वो सीख लिया कि इसी पे पैर दबाओ और भोजन मिल जाएगा। प्रयत्न और भूल, तो भूल के माध्यम से भी बालक सीखते हैं। ये भी जान लीजिए, विधि है भूल एक सीखने की। जब तक बालक ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा, तो वो बनाएगा क्या? शुरू शुरू में छोटा बालक ऐसे ही वैसे ही बनाता है, ठीक नहीं बना पाता है। ये सब जब तक नहीं करेगा तब तक तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए बालकों को पहले कलम किताब पकड़ाना चाहिए, ताकि वो कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ गोला करें। अब अपेक्षा रखते हैं, हमने एक चीज जाना है, आप एक टीचिंग एड पढ़े होंगे, बालक पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, है ना? मतलब पहले कोई बालक सुनता है, बोलता है, फिर पढ़ता है, लास्ट में लिखता है। यही एक सिस्टम है। पहले सुनना होता है, फिर बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है, और फिर लिखना होता है। लेकिन आजकल के जमाने में स्कूलों में नए सर मैडम जी अगर ट्रेंड नहीं है, सभी को नहीं कह रहे, कुछ लोग तो पहले ही दे देंगे हाई CW लो, हाई HW ले और लिखो इसी में। और बेचारा भाई जनवे नहीं किया कुछ, आम खास कुछ, उसका एंगल है नहीं पकड़ा है, वो क्या पढ़ेगा? इसलिए अभी आपसे कहा जाए आप लेफ्ट हैंड से लिखो, तो आप अवकाश समझ में आ जाएगी सबकी कि आप लेफ्ट हैंड से कैसे लिखोगे। तो एंगल आपका नहीं बन रहा इस उम्र में, उस छोटे बच्चे का क्या बनेगा? पहले वो बच्चे सुनते हैं, फिर वही चीज बोलते हैं, फिर पढ़ना शुरू कर देते हैं, उल्टे किताब लेके पढ़ेंगे, और लास्ट में ये लिखने की एक्टिविटी होती है, पहले नहीं होती। नए टीचर जान जाए इस चीजों को तो ठीक है, तो ये भूल हो गया। अनुकरण विधि द्वारा भी बालक सीखता है, नकल बताए ना, नकल करके सीखता है, माँ बाप पिता परिवेश सबके नकल करके सीखता है, ये भी एक विधि है। अभ्यास तो इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ दोनों घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चा भी पढ़ेगा, कोई और भी परिवार मोहल्ले के लोग पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ेगा, और अभ्यास खूब करेगा, देख देख के अभ्यास करेगा, तो उस विधि से भी सीखते हैं। तो बच्चों, आप लोग आज की क्लास इतना है, आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए जीवन ज्योति कोचिंग पर, और हमारे लाइक और वगैरह बनाते रहिए।